हाँ, तो आज अपन आपके साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। 3 मार्क्स का है वेटेज इसका, 3 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अभी तक मैं अगर इसकी बात करूं, पहले पूरी बात सुना, अगर स्टार्टिंग की बात नहीं सुनी ना फिर डाउट बने रहते हैं, इसलिए मेरी बातें सारे ध्यान से सुनना। आपकी बुक का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, जिसका नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ओके, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, यानी कि प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और ये बेसिकली एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का है, 3 नंबर का पूरा वेटेज इसका। और अभी तक की अगर मैं प्रीवियस पेपर देखूं, पिछले सालों के पेपरों को अपन देखें, तो अभी तक हर साल इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इस चैप्टर से एक नंबर, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहे। और यही सिस्टम अब रहने वाला है। स्टार्टिंग जो 10 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली वो इसी चैप्टर के 3 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें कोई फिक्स नहीं होती, 1+2 में भी मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन एक साथ नहीं आना, ठीक है, क्योंकि वो कुछ रूल होते हैं, क्योंकि अभी भी और भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो 3 और 4 मार्क्स में आने के लायक है। यहाँ से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल चैप्टर बड़ा इजी सा चैप्टर है, फैक्ट वाला। तो अब यहाँ पर 3 मार्क्स का 1-1-1 या फिर 1+2। अब अपन तैयारी कैसे करेंगे? मैंने इसके बहुत ज़्यादा मेहनत करी अभी तक, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इसी चैप्टर पर करी, लाइन टू लाइन, एक लाइन में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके 1-1 मार्क्स वाले भी बनाए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे तैयार करें जो 2 मार्क्स में भी आप आ जाए तो लिख सकते हो। इस तरीके से अपन इस चैप्टर को बहुत ही परफेक्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे फ्यूचर में ये चैप्टर आपके काम आएगा। आपके जो भी बड़े भाई बहन पूछ सकते हो कि उसमें ब्लड ग्रुप्स के और इम्यूनिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपके फ्यूचर में ये चैप्टर बहुत काम करेगा। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, तो यहाँ मैं आपको बहुत अच्छा लेवल करूँगा, थोड़ा सा कुछ बातें एक्स्ट्रा बताऊँगा जो आपके नॉलेज क्रिएट कर देगी ब्लड ग्रुप से। इम्यूनिटी में तो आप सब कोई जानते हो, ज़्यादा वो नहीं है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा मैं आपको नॉलेज करवाता हूँ कुछ एक्स्ट्रा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बस एक काम करना, मेरे साथ के साथ आपको नोट्स बनाना है और तुरंत साथ के साथ लर्न करना है, ठीक है, वरना फिर मज़ा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दोगे या फिर बाद में लिख लेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तैयारी आपकी है, मेहनत आपको करनी, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो? ओके, हाँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन अपना यूँ है, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। देखो इस चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा, दूसरा है ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, ठीक है, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम प्रतिरक्षा है, तो प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए, जिसमें जीवों की स्टडी की जाए, ठीक है। वैसे ही इसको भी जो चैप्टर का नाम है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा, ये किसे कहते हैं। तो ये हो गया कि हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं, रोगाणुओं का उन्मूलन के लिए, भाई जैसे कौन सा रोग हो गया उसकी पहचान करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, समझ पा रहे हो कि हमारे शरीर में रोगाणु की उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र, मतलब किस तंत्र में, भाई शरीर में कौन से पार्ट में, भाई आँख में, एक नाक में, किस जगह कौन सी प्रॉब्लम हुई है, उस तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। यानी कि द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शंस एंड रिलेटेड सिस्टम दैट वर्क फॉर द एरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार। सेकंड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वर्क्स इन द बॉडी, हमारे शरीर में कितने प्रकार की ऐसी प्रतिरक्षाएं काम करती है। बहुत ईजी है, 2 टाइप्स की, ये भी 1 मार्क्स में, और हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाए। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियाँ कार्य करती है। पहली एक तो होती है स्वाभाविक, समझ पा रहे हो, स्वाभाविक का मतलब इसका 2 नाम है इंग्लिश के अंदर, इनर्ट डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं इसको, या फिर इनर्ट इम्यूनिटी, दोनों ही बात सही है, ठीक है, आपकी इच्छा दोनों लिख सकते हो या फिर एक लिख देना। दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म या फिर एडेप्टिव, थोड़ा बता देता हूँ इसके अंदर, हालांकि मैं नीचे बता रखा सब इसके बारे में। स्वाभाविक का मतलब जो नेचुरल होती है, अपने आप जो होती है, ठीक है, और उपार्जित अभी आगे बताऊंगा। अब देखो अभी तो सिर्फ ये 2 टाइप पढ़ लो, इसके नीचे मैंने इसका अलग लिखा है। मैंने एक साथ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो अपन पहले छोटे की तैयारी करते हैं। अब इसको एक उठाया, अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तब तो आपको इतना सा लिखना 1 मार्क्स तैयार, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज इनर्ट डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब अब अलग अलग पूछे,
यानी कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, अब ये पूछ लिया जैसे, तो फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि दिस इज एन इनबॉर्न इम्यून सिस्टम, इनबॉर्न यानी कि जन्मजात, विच इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी, यानी कि ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है जिसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाता है, ऐसे लिख देना। सेकेंड, अब जो ये इननेट डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ये नेचुरल इम्यूनिटी है, जो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि हैं, इनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको काम करने में हेल्प करते हैं, तो बेसिकली 4 हैं। पहला फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स के अंदर आती है, फिजिकल हिंदी में बोलते हैं भौतिक अवरोधक। आंसर इसके अंदर क्या क्या आते हैं कि ये फिजिकल है, कैसे कि जैसे अपन धूप में रहेंगे या फिर गर्मी में रहेंगे तो हमारी जो स्किन है, स्किन आप समझ रहे हो हीट से इफेक्ट करेगी, स्किन हो गया, या फिर नाजल कैविटी का मतलब होता है नासिक छिद्र, नाक के छिद्र, वो आप समझ पा रहे हो, ऑटोमेटिक धूल मिट्टी में रहेंगे, मतलब ये ऐसी है जो फिजिकल बैरियर्स है। दूसरा केमिकल बैरियर्स, तीसरा सेलुलर बैरियर्स, चौथा फीवर और इन्फ्लेमेशन, यानी कि रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और ज्वर। मैंने एक एग्जाम्पल भी इसमें लिखे हैं। फिजिकल में आपको स्किन और नाजल कैविटी लिख देना है, यानी कि त्वचा और नासिक छिद्र दोनों डिस्टर्ब करते हैं इसको। रासायनिक में लार और अश्रु पसीना, ये सॉरी डिस्टर्ब नहीं, सहायक है, हेल्पफुल है ये, लार अश्रु पसीना। कोशिका अवरोधक में कोई 2 कोशिका के नाम लिख देना, मैक्रोफेज या फिर मोनोसाइट, ठीक है, मैक्रोफेज या मोनोसाइट, बस सिर्फ नाम लिखना है। और लास्ट हो जाता है ज्वर या सूजन, यानी कि फीवर या इन्फ्लेमेशन। ये भी इसके बेसिकली 4 ऐसे फैक्टर हैं। सीधा 1 मार्क्स में, ये 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन है। आई तो वैसे ये चैप्टर 1 का है, लेकिन हो सकता है 2 में भी आ जाए, तो ये लिख देना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रतिरक्षा से रिलेटेड है, मतलब एंटीजन जो हमारी बॉडी में हमारे लिए हेल्प करते हैं। कोई बाहर से वो अटैक करेगा, उसको तुरंत मार देगा, किल कर देगा, ठीक है। अब देखो, जैसे अपन ने उसके 2 टाइप पढ़े थे, पहला अपन ने पिछले में कर लिया, तीसरा चौथे क्वेश्चन में। अब 5वां क्वेश्चन सेकंड टाइप है उसका, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, उसको पूरा पढ़ेंगे। अब इसके अंदर 4 क्वेश्चन मैंने तैयार करे उस एक पे, कैसे कि अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, तो फिर ये लिखना है। फिर पूछ ले कि ये खुद कितने प्रकार की होती है उपार्जित एक्वायर्ड, तो आप लिखेंगे 2 प्रकार की। फिर पूछ ले इन अलग अलग इनकी डेफिनेशन, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, सारा लेवल ले लिया। अब इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या है, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ये अब देखो, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना मैंने, ये इसी का दूसरा नाम है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये तो आप चाहो तो अलग से इसके साथ में लिख सकते हो, लेकिन ये को लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में। एक्चुअल में इसके आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द होस्ट स्पेसिफिकली अटैक्स ऑन स्पेसिफिक इन्वेंटर माइक्रोनिज्म या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो बाहर से कोई अटैक करता है हमारे शरीर पे, बाहर से कोई आदमी नहीं, मतलब कोई सूक्ष्म जीव, कोई हमारे शरीर के, मतलब ऐसा कोई जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो हमें जैसे जुकाम हो जाती है तो बाहर से कोई वायरस आता है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उस पर ये बहुत तेज अटैक करता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें मैं स्पेसिफिक, तो ये उस बाहर वाले पे अटैक करता है। यानी कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में विषय एक ऐसा पोषक होता है जो किसी विशेष सूक्ष्म जीव या फिर कोई बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात, अटैक का मतलब बड़ा तेज अटैक करता है, प्रघात करता है, ठीक है, जिससे उसको मार सके। किसी किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, समझ पा रहे हो, तो फिर वो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, वो तो आप सब जानते ही हो। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म वो कितने प्रकार का होता है, मतलब कि उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, आप लिखेंगे 2 प्रकार की, एक्टिव और पैसिव, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। फिर अब इनके अलग अलग पूछ ले कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी पूछ सकता है 1 मार्क्स में, आप लिखेंगे इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। बहुत ईजी है, नाम ही पता चल रहा है एक्टिव है, सक्रिय है। जो एक्टिव होता है अच्छे मार्क्स बनाता है, जो पैसिव होता है मतलब निष्क्रिय होता है वो मार्क्स नहीं बना पाता, बिकॉज उसका और कहीं ध्यान रहता है। ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षा का निर्णय करता है, मतलब स्वयं ये निर्णय करता है कि मुझे इसको किससे मारना है, समझ पा रहे हो। एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट चलता है कि मुझे इसको किस क्या ऐसा करूं कि वो मर जाए खुद, समझ पा रहे हो, वो एक्टिव होती है। दूसरी वर्ड इज पैसिव इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी इज मीन्स in which specific external antibodies against an particular antigen are
इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एग्जाम्पल जैसे अपन जो मतलब जो ऊपर से लगाते हैं अपनी, खुद अंदर से काम नहीं करता। जैसे डिप्थीरिया और टिटनस का अपन क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। अभी जैसे कोरोना का बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, तो कोरोना का क्या आएगा, एक वैक्सीन आएगा अगर आने वाले फ्यूचर में आए तो वैक्सीन आएगा। तो क्योंकि अंदर हमारी बॉडी उसको नहीं मार पा रही, मेरी बात समझ पा रहे हो, अंदर से बॉडी नहीं मार पा रही, मतलब यहाँ पर हमारी बॉडी इस कोरोना के लिए पैसिव है, पैसिव इम्यूनिटी हो गई हमारी, मतलब निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। जैसे डिप्थीरिया और टिटनस के टीके अभी चल रहे हैं, तो मतलब जब हमारा इम्यूनिटी काम नहीं करे तो बाहर से अगर कोई किसी टीका वगैरह लगाई जाए ताकि वो खत्म हो जाए, वो इसके अंदर आता है। इजी है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से अच्छे पॉइंट्स की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले अपने चैप्टर के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी दो बातें यहाँ पर है, यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी दो हमारे इस चैप्टर के अंदर है। तो व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन क्या होते हैं, मतलब प्रतिजन क्या होते हैं। तो देखो, एंटीजन इज एन एक्सटर्नल पैथोजन दैट इंट्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। समझ पा रहे हो, यानी कि प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु होते हैं जो प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। जैसे एंटीजन क्या होते हैं कि ऐसे कोई एक्सटर्नल पैथोजन होते हैं, मतलब बाहरी कोई प्रतिरक्षी होते हैं, वो करेंगे क्या, वो हमारे शरीर में क्या करेंगे, जो प्रतिरक्षी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको जगाएंगे। ऐसा मान लो उसको जगाएंगे, भाई जग तैयार हो, और जो बाहर से माइक्रोऑर्गेनिज्म मारे उसको मार, किल। समझ पा रहे हो, सिंपल इतना सही है। फिर प्रतिरक्षी क्या है भाई, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ प्रतिरक्षी। अच्छा, मैंने प्रतिजन क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में 7 में वहाँ पे देखा होगा प्रतिजन शब्द आया था, बस उसका आंसर है ये। फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी क्या है, मतलब यहाँ पर एक वर्ड हुआ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी क्या है, तो व्हाट इज एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी आर द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन विद द बी सेल्स। ये बीटा सेल्स होती है प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी कोशिका के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है कि प्रतिरक्षा वह प्रोटीन होता है जो देह मतलब हमारे शरीर में उपस्थित बी लसिका, हमारे शरीर में एक बी लसिका होती है, बी सेल्स होती है। ये कोशिकाओं का एक पार्ट है, सेल्स का एक पार्ट है। बस आपको इतना, अल्फा बीटा गामा सेल्स होती है, आपको इसमें इतना से याद रखना है कि एंटीबॉडी के अंदर बीटा सेल्स होती है बस, यानी कि बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है। मतलब अगर ये हमारे शरीर में ये होती है, अब कोई भी एंटीजन आएगा, कोई प्रतिजन आएगा, उससे रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करते ही वो एंटीबॉडी स्टार्ट। समझ पा रहे हो, सिंपल। फिर है एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, या फिर एपिटोप भी बोलते हैं इसको, या तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं या फिर एपिटोप, एक ही बात है। यानी कि एंटीजन निर्धारक आप किसे कहते हैं भाई, एंटीजन को डिटर्मिनेंट कौन करता है, एंटीजन को निर्धारित कौन करता है, ये किसे कहते हैं कि ये एंटीजन निर्धारित हो गया, ये एंटीजन का डिटर्मिनेंट हो गया, ये क्या है। तो उसका आंसर ये होगा कि द होल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन डज नॉट इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी। मतलब कि जितने जो संपूर्ण अणु होते हैं ना, वो हमारे एंटीबॉडी से, शरीर से प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते, वरन इसके कुछ ही होते हैं विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, यानी कि एंटीबॉडी से कनेक्ट होते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल होते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्टी होता है जो इट कैन ज्वाइन विद द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। और ये जो कुछ पार्ट जुड़ते हैं ना, इन अंशों को ही एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। दिस पार्ट एंटीजन इज कॉल्ड एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप। यानी कि हमारे जो एंटीजन होते हैं ना, जो हमारे संपूर्ण अणु, प्रतिजन का जो अणु होता है, प्रतिजन का मतलब जो एंटीजन का पूरा जो अणु होता है, वो उसमें विशेष रूप का एक प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी पाई जाता है वो। लेकिन वो जो एंटीबॉडी है ना, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, संपूर्ण अणु के साथ रिएक्शन नहीं करता, कुछ ही पार्ट के साथ करता है, कुछ ही पार्ट के साथ। बस उसी को कहते हैं अच्छा इतनी जगह एंटीजन डिटर्मिनेंट हुआ है, इतनी जगह एंटीजन डिटर्मिनेंट का मतलब इतनी जगह प्रतिजन हुआ है। समझ पा रहे, उसकी पहचान, इसका नाम एपिटोप भी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। वेरी गुड, यानी कि एंटीजन की संयोजकता किसे कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था वैलेंसी वाले चैप्टर, हालांकि अब तो 8वां चैप्टर 7वां चैप्टर हट गया। हालांकि मैं एक बात बताऊं, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, इससे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसे नुकसान मानता हूँ। देखो, जिन बच्चों ने अभी तक 7वां 8वां चैप्टर अगर नहीं पढ़ा, तो फिर 11 12 में अगर मैथ्स लेना, साइंस मैथ्स लाना चाहेंगे, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में कमजोर रहेंगे थोड़ा सा, बिकॉज वो चैप्टर तो हट गए जो वाकई समझने वाला था। IUPAC मैंने कितना शानदार पढ़ाया आपको, वो चीज़ें समझने वाली थी, लेकिन अब हट गई तो हट गई, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
टाइम मिले तो कभी उन चैप्टर्स को भी पढ़ना, फ्यूचर में तो काम आएगी भाई। करोगे क्या फ्यूचर में, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमेशा तो ये कोरोना लगेगा नहीं, और लग भी जाएगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कोई कोरोना नहीं होता। अब जो भी नौकरी के वैकेंसी जो एग्जाम होंगे तो उसमें ये कहा जाएगा कि इस बार 40% कोर्स नहीं आएगा, उसमें तो सारा कोर्स आएगा। ये बातें हैं, आगे फ्यूचर में जाकर तो नौकरी लगना तो स्टडी तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल 10th पे फोकस रखो। एंटीजन की संयोजकता किसे कहते हैं कि प्रोटीन के करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में काम करती है। 6 से 8 एमिनो अम्ल, 6 to 8 एमिनो एसिड्स एक काम करते हैं प्रोटीन के। एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के करीब इन अम्लों की श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में काम करती है। बस इन नंबर्स को ही, ये 6 से 8 जो एमिनो अम्ल होते हैं, इन नंबर्स को, इन संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। इन प्रोटीन a chain of 6 to 8 amino acids acts as antigenic determinant. The total number of epitope बोल दो, चाहे आप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोल दो, एक ही बात है, इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक है, वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। तो काफी इजी है। इस तरीके से अपने 12 यानी 12 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां, 13, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पेराटोप? 1 मार्क्स में आ सकता है। पेराटोप क्या होता है? देखो, पेराटोप किसे कहते हैं कि प्रतिरक्षिका विभाग, ठीक है, प्रतिरक्षिका विभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पेराटोप कहलाता है। बहुत ज़्यादा इजी है। यानी कि आपको पता है हमारे शरीर में द पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी विथ इंटरसेक्ट्स विथ द एंटीजन इज कॉल्ड पेराटोप। यानी कि जो एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्शन करता है, जो पोर्शन, बस वो पेराटोप कहलाता है। बहुत ज़्यादा इजी है। फिर 14 जो क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा बड़ा आंसर 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर पूछा एंटीबॉडी का, यानी कि प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए। ये 2 मार्क्स में आने के चांस पूरे हैं। हालांकि 1 का क्यों चैप्टर आता है वैसे, लेकिन 2 के भी आ सकते हैं। मैंने बताया था प्रिपेयर अपन रहेंगे। तो बहुत ईजी है कि प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। आपको डायग्राम बना के आने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में उसकी डिमांड बिल्कुल नहीं है। आपको डायग्राम बना के आने की जरूरत नहीं है। हालांकि डायग्राम देखना चाहो तो इस तरीके की वाई शेप होगी, ठीक है, जो आपको दिख रही है, लेकिन ये वाई स्ट्रक्चर वाला डायग्राम आपको बना के आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर दूसरा, ये वाई के आकार का होता है, यानी कि एंटीबॉडी हैज अ शेप सिमिलर टू द वाई अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, और ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कौन? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। यानी कि इट इज composed of 4 structural units. There are 2 heavy या लार्ज, ठीक है, हेवी एंड लार्ज, उसको बोलेंगे अपन एच से। एच का मतलब यार हेवी मान लो आप, और 2 लाइट एंड स्मॉल, एल का मतलब लाइट, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, समझने का पोर्शन है। 2 भारी और बड़ी एच, जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे, और हल्की और छोटी एल, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अभी बताऊंगा आगे, ये आपकी बीटा गामा ऐसे कुछ होती है जो अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट बस क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, वहाँ समझ में आ जाएगा ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है। ठीक है, ओके। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो अस्तर भाग, ठीक है, यानी कि ईच हैवी एंड लाइट चेन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक तो वेरिएबल पोर्शन, जिसको अपन एफ ए बी, ठीक है, पोर्शन भी कहते हैं। यहाँ पर एक होता है कॉन्सोनेंट पोर्शन, यानी कि एफ सी पोर्शन, यानी कि एक तो अस्तर भाग एफ ए बी, एक स्तर भाग एफ सी। अब यहाँ पर अगर अपन फुल फॉर्म चाहो तो वैसे आपके लेवल की है नहीं। एफ ए बी का मतलब होता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट पोर्शन, और ये इसका होता है क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये 11th-12th का पार्ट है, सिंपल इतना समझ लो। कोई बायोलॉजी लेनी हो तो आगे जाके पढ़ लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ जाता नहीं। वेरिएबल पोर्शन और कॉन्सोनेंट पोर्शन, वेरिएबल को एफ ए बी पोर्शन, उस कॉन्सोनेंट को एफ सी। इसका तरीका बता सकता हूँ, कॉन्सोनेंट में सी आता है, यहाँ पर सी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा बचा हुआ। ठीक है, आप हिंदी वाले भी स्तर का मतलब समझते हो, स्तर का मतलब कॉन्सोनेंट सी, तो मतलब अंदाजा लगा लेना, ये सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है व्हाट इज हिंज रीजन। ठीक है, हिंज रीजन का मतलब है हिंज या फिर कब्जे भी बोलते हैं हिंदी में। हिंज या कब्जे, जैसे अपने दरवाजे होते हैं, किवाड़ होते हैं, किवाड़ में कब्जे होते हैं, कब्जे वैसे ही ये होते हैं हिंज। एग्जाम आएगा हिंज, ये आगे कुछ नहीं बोला है ना, मतलब द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ वाई स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज इज फ्लेक्सिबल एंड इज नॉन एज हिंज रीजन। यानी कि अधिकतर प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, कब्जे हिंज कहलाते हैं। जो वाई स्ट्रक्चर होता है ना,
तो जो ये वाई स्ट्रेच आके जुड़ता है यहाँ पर, ये कब्जे जैसे बने होते हैं, बस वो सॉफ्ट और लचीले होते हैं, थोड़े सॉफ्ट और लचीले होते हैं, बस उन्हीं को अपन हिंज या कब्जे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन फिर आएगा, जो ये हिंज या कब्जे हैं इनका क्या काम होता है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिंज इन एन एंटीबॉडी, किसमें, एंटीबॉडी में क्या काम होता है, एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षियों में हिंज का क्या कार्य है। तो लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग, अस्थिर कौन सा, ये वाला अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे व बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में मदद करता है, यानी कि बीइंग फ्लेक्सिबल दिस रीजन permits the variable portion of the antibody to adjust according to the size of the antigen and react with it। बस उसमें मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो भले ही मत याद हो, क्योंकि वैसे याद हो जाएगा जो वाई डिजिट के साथ, सॉरी वाई अक्षर के साथ में जो सॉफ्ट लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये याद रखना है क्या काम आता है, इसका काम क्या है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें थोड़ी और बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ह्यूमंस, यानी कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो सब के अंदर IG वैसे 5 प्रकार के होते हैं ये, तो सब के अंदर आपके पास IG दिखेगा। IG तो एक ट्रिक बनाई है मैंने आपके लिए, और वो ये है 1 2 3 4 5 हो गए ना, हाँ वो है गम दे। गम की स्पेलिंग इतनी सी रखनी है, गम GM गम, और दे DE। ठीक है, गम दे का मतलब IgG IgM IgA IgD और IgE, सिंपल है, यानी कि आप IgI सब में और फिर गम दे, सिंपल है। ये ट्रिक आप अप्लाई करके इजीली याद कर सकते हो, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो ये यूज़ कर सकते हो। चलो ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दोगे कि प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, IgG IgM IgA IgI और IgD। अब इन चारों पांचों पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आ रहा है, पेपर उठा के देख लेना भले पिछले सालों के। पहला क्वेश्चन ये आएगा, अब इनको मैंने क्वेश्चन और आंसर मिक्स कर दिया, मतलब क्वेश्चन अलग से नहीं बनाया, ये पॉइंट है आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर है, एग्जाम आएगा लिख देना। जैसे कि IgG एकमात्र प्रतिरक्षी, अच्छा ये ध्यान रखना ये स्मॉल आएगा जी, ये हमेशा कैपिटल आएगा। IgG एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। देखो मदर के पेट में, माँ के पेट में भ्रूण होता है, एम्ब्रियो, तो उससे पहले एक प्लेसेंटा यानी कि आंवल होती है, उस आंवल को पार करके भ्रूण के पास में पहुंचने वाला सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी कौन सी है, IgG, इतना ही समझना है। IgG इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तक पहुंचने वाले सिर्फ और सिर्फ ये एक ही एंटीबॉडी होती है, सिंपल है। 19वां, IgM प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। IgM ऐसा एक प्रतिरक्षी है जो प्रतिजन यानी कि एंटीजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार, यानी सबसे पहले एंटीजन की रिएक्शन करने से उत्पादित हुआ था, वो कौन हुआ था, IgM। IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन, सिंपल है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है 20वां, IgG का उत्पादन IgM के उत्पादन के पश्चात होता है। ध्यान रखना एग्जाम आएगा ये कि इन दोनों में से पहले किसका उत्पादन होता है, यानी कि IgG इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ IgM, यानी कि IgM के उत्पादन के बाद में IgG का होता है, पश्चात का मतलब बाद में, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 21वां जो पिछले साल आया था, IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है। एग्जाम में अच्छा ये मैं जो बातें बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा पता चल गया, क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा प्रतिरक्षी है, वह कौन सा एंटीबॉडी है जो आंवल यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके पार करके एम्ब्रियो यानी भ्रूण तक पहुंच सकता है, तो आप आंसर लिखोगे IgG। फिर पूछेगा वह कौन सा प्रतिजन है जिसकी वह कौन सा प्रतिरक्षी है, वो कौन सा एंटीबॉडी है जो प्रतिजन की अनुक्रिया से सबसे पहली बार उत्पादित हुआ था, तो आप लिखेंगे IgM। फिर पूछेगा कि वह कौन सा या फिर इन दोनों में से कौन पहले आया था या कौन किसका प्रोडक्शन पहले हुआ था, तो आप लिख दोगे IgG का उत्पादन IgM के बाद में होता है, इसका मतलब IgM का पहले और IgG का बाद। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसमें इसको समझने के लिए तरीका ये कि IG तो फिक्स है, M का मतलब मम्मी, तो मम्मी पहले GG बाद में, समझ पा रहे हो ना, ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है,
कि मम्मी जी पहले, यानी कि मम्मी जी का पहले उसके बाद में जी। ये थोड़ा तरीका है टेक्निक, बाकी मतलब इजी पड़ता है, वरना एग्जाम टाइम में क्या थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ओके, आईजी एक ऐसा एंटीबॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में पाया जाता है। समझ पा रहे हो? आईजी प्रतिरक्षी या फिर आईजी एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? माँ के दूध में। आईजी इज द ओनली एंटीबॉडी फाउंड इन मदर्स मिल्क। और फिर 22वां क्वेश्चन है, आईजीई प्रतिरक्षी एलर्जी क्रियाओं, मतलब में हिस्सा लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी काम आती है, फिर कौन सी रिएक्शन, कौन सी एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करती है, तो आप लिखोगे आईजीई। इजी तरीका बताऊं, एलर्जी, एलर्जी को वैसे स्पेलिंग तो ए से होती है, लेकिन एलर्जी ई, एलर्जी ई मतलब याद कर लो कि एलर्जी ई, एलर्जी को ई से, तो मतलब एलर्जी में कौन आएगा? आईजी। ये तो तरीके हैं, कन्फ्यूजन बहुत है इसमें, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नौकरी एग्जाम में यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो ऑलमोस्ट इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों, यानी कि प्रतिरक्षी और प्रतिजन दोनों कंप्लीट हो गए। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक आपके लास्ट पेज पे दे रखा था, हालांकि ब्लड ग्रुप बीच में दे रखा है, लेकिन ब्लड ग्रुप बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो मैंने सोचा कि इस पर भी 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, 4 तो ये और 3-4 और 7-8 क्वेश्चन बनेंगे जो आपके ऑर्गन डोनेशन पे होंगे, मतलब अंगदान। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो यहाँ से मैंने 7-8 क्वेश्चन आपके बनाए, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है ही है। ये पढ़ लेना, इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे, 2 वीडियो में पूरा चैप्टर शानदार कंप्लीट हो जाएगा। ये है कि व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन, अंगदान क्या है। तो देखो, डोनेशन ऑफ ए टिश्यू और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय ए लिविंग और डेड पर्सन इज कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। मतलब ऑर्गन डोनेशन का मतलब अंगदान, कोई भी बंदा अपने टिश्यू का, यानी कि उत्तक का, या फिर अपने अंग का, ठीक है, यानी कि जीवित या मृत व्यक्ति दोनों कोई से भी कर सकते हैं। जीवित भी कर सकता है। जीवित कैसे करेगा कि वो जीवित वहाँ हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पर भी इनकी कोई सिस्टम है, वहाँ जाके ये कह देगा कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, जब मैं मेरी मतलब डेथ होगी तो मेरी बॉडी को यहाँ पर काम में ले लिया जाए, जलाया ना जाए, ठीक है, तो वो अपनी बॉडी को दे सकता है। समझ पा रहे हो? वैसे वो तो होता है जीवित। या फिर कोई मरने के बाद में कोई पेरेंट्स देना चाहते हो कि भाई हम बॉडी को दान करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों नाम लिखा हुआ है कि जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई अंग, मतलब किसी अन्य व्यक्ति का मतलब है कोई किसी दूसरे बंदे को अपनी बॉडी या अपना अंग या फिर उत्तक दान करना ही अंगदान कहलाता है। बहुत ईजी है, यानी कि मृत या जीवित व्यक्ति द्वारा किसी अदर पर्सन को, अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति का मतलब चाहे हॉस्पिटल में दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, वो अदर व्यक्ति में आ गया, उसको देना ही अंगदान कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, ऑर्गन डोनेशन डे, अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि अपन इतना नहीं मनाते, लेकिन हमारी सरकार मनाती है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर सेलिब्रेट्स अगस्त 13 एज द ऑर्गन डोनेशन डे। हर 13 अगस्त को, प्रत्येक 13 अगस्त को हमारी भारत सरकार अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। किसको? 13 अगस्त को। तो एग्जाम आएगा 13 अगस्त को, कौन सा दिन होता है? अंगदान दिवस, यानी कि ऑर्गन डोनेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ऑर्गन डोनेशन का मतलब क्या है? अंगदान। अंगदान का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। सोचो, अगर आपने बॉडी दे दी, वैसे भी वो अपने डेड बॉडी किस काम की? जलाओगे तो खत्म भी तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? हाँ, कुछ हमारी संस्कृति है, कुछ लोग संस्कार है जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, पुरानी सोच रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी परंपरा है, ये तो हम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइंस है। साइंस के ज़माने में ऐसी कोई परंपराएं है, ऐसा कोई सिस्टम वो नहीं है, अलग अलग, खैर वो उस पेपर नहीं जाते। तो अगर बॉडी को दान कर दिया जाएगा, शरीर को डोनेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो डॉक्टर बनते हैं, भाई जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटलों में उस बॉडी से सीखते हैं। समझ पा रहे हो? उस बॉडी के अलग अलग पार्ट को निकाल के और उस पर रिसर्च करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं, और अपना एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, अच्छे काबिल डॉक्टर बनना है, अगर बनेगा वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करेगा। तो प्रैक्टिकल करने अगर सोचो कि एज इट इज़ बॉडी मिल जाए, यानी कि एक एक पार्ट मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग पार्ट के आपको पता है, डॉक्टर अलग अलग होते हैं, नोज़ के अलग, कान के अलग, ईयर के अलग, बॉडी पार्ट्स के अलग, हार्ट के अलग, हर के अलग अलग, तो मतलब एक ये बहुत काम आता है। इसीलिए मैंने आपके लिए 2 या 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि अंगदान का महत्व क्या है 2 मार्क्स में, तो आपको इस क्वेश्चन का ये ज़बरदस्त आंसर। एक बात का ध्यान रखना, मैं लैंग्वेज बहुत अच्छी सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि लिखने का ये हमारे काम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की में ये रिटर्न का काम है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, अगर फुल मार्क्स चाहिए, विश्वास करना है और साथ के साथ लर्न करना है। मेन चीज़ तो वो है। पहला पॉइंट है कि अबाउट 50 नीडी पर्सन कैन, या पीपल बोल दो, पीपल कैन बी हेल्प फ्रॉम ए इनएनिमेट बॉडी। ठीक है, यानी कि एक निष्प्राण देह है। इनएनिमेट बॉडी का मतलब क्या है? जिसका प्राण निकल गया हो, कोई भी मान लो,
निष्प्राण देह से करीब 50 ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। सोचो 50, यानी कि अपनी बॉडी के कम से कम 50 पार्ट्स की स्टडी कोई बंदा अगर कर रहा है तो सोच लो उसने 50 जनों की आपने हेल्प कर दी। समझ पा रहे हो? एक आंख से भी एक जना डॉक्टर रिसर्च कर सकता है, दूसरा, या फिर एक आंख से 2 डॉक्टर रिसर्च कर सकते हैं। तो अपन कुल मिला के ये मान सकते हैं कि एक बॉडी से, एक निष्प्राण बॉडी से जिसके प्राण निकल गए हो, डेड बॉडी से 50 लोगों की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। इसीलिए ये बात आपको ज़रूर लिख के आनी है, घबराना मत कि ये कैसे लाना होगा। बहुत ईजी है कि पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे। आपको पता है कोई पशु मरता है तो इंसान के 100 काम संवारे का मतलब है कोई 100 काम अपने हेल्प करता है। कैसे? उसकी चमड़ी से पता नहीं उसके शूज बन जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, उसकी हड्डियाँ भी काम आती है, हर चीज़ उसकी काम आती है। और पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे। संवारे का मतलब राजस्थान के बच्चे वो सारे समझते हो, संवारे का मतलब होता है हेल्प करे, कंप्लीट करे, ठीक है। मनुज मरे किसी के काम ना आवे, लेकिन कोई इंसान, मनुज का मतलब यहाँ पर इंसान है, पर्सन, वो मरता है तो किसी के काम नहीं आता, उसको तो सीधा जला दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, तो फिर मनुष्य भी काम आना चाहिए ना, वो भी किसी के 100 काम संवारे। तो मनुज मरे किसी के काम ना आवे, ये लोकोक्ति एक कोटेशन लिखना है, बहुत अच्छा आंसर मार्क्स मिलते हैं इसमें। अतः आवश्यकता है कि मनुष्य मृत्यु पश्चात प्राणी मात्र के काम आ सके। समझ पा रहे हो? ये 2 लाइन आपको लिखनी है, थोड़ा एक अच्छा ऑथेंटिक आंसर बन जाएगा। देखो होता क्या है, आपने अगर इस किसी क्वेश्चन का आंसर में ये 2 लाइनें लिखी ना तो पूरे पेपर में उसका इंप्रेशन जाएगा। टीचर मतलब इससे मार्क्स देने में कुछ अट्रैक्शन होता है एक, कि हाँ यार उसमें पूरा इंप्रेशन जाता है आपके, फिर दिल खोल के मार्क्स मिलते हैं, समझ गए। फिर नेक्स्ट है टू बिकम ए बेस्ट डॉक्टर। अगर आपको एक अच्छा काबिल डॉक्टर बनाना है, चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतरीन टीचर या चिकित्सक बनते हैं। यानी टू बिकम ए बेस्ट डॉक्टर द मेडिकल स्टूडेंट्स नीड टू गेट ट्रेनिंग ऑन द डेड बॉडीज़। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो इस पर रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकल कर करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका कि हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। कौन, अब दिमाग में आपके भी आ रहा होगा कि अंगदान कौन कर सकता है, अंगदान या देहदान। अंगदान का मतलब क्या होता है? देखो अंगदान का मतलब कोई एक ऑर्गन, कि मैं आँखें की दान करना चाहता हूँ। एक होता है बॉडी, और बॉडी डोनेशन, पूरी बॉडी डोनेट करना चाहता हूँ, दोनों बातें। इसलिए ऑर्गन डोनेशन बोल दो चाहे बॉडी डोनेशन बोल दो, बात एक ही, बस डिफरेंस इतना सा है कि ऑर्गन में कोई एक पार्ट्स होता है, उसमें बॉडी डोनेट करी जाती है। अब सुनो कौन कौन बॉडी डोनेट कर सकता है। तो एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर कैन डोनेट हिज ऑर्गन एंड बॉडी। कोई भी बंदा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, मतलब पुरुष और महिला कोई भी हो, वो अंगदान मेल या फीमेल कोई भी हो कर सकता है, पहली बात है। लेकिन एक शर्त है, अगर कोई नंबर 2 पॉइंट आपको नीचे से लिखना है, मैंने स्पेस कम था इसलिए यहाँ लिखा, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता का या फिर कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। जो 18 साल से कम का उम्र का है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि या तो पेरेंट्स उसमें उसकी सलाह दे, मतलब सिग्नेचर करे कि हाँ हम चाहते हैं, उनकी सहमति हो। जो 18 साल से पहले, अच्छा जी, ऐसा नहीं कि 18 साल का कहता है कि मैं जीवित हूँ मुझे ले लो, ऐसा नहीं। वो पहले ये कह वहाँ हॉस्पिटल में जाके या फिर जहाँ पर बॉडी डोनेट होती है वहाँ पर जाके कहना चाहता है कि मैं जब भी डेड होऊंगा तो मैं बॉडी देना चाहता हूँ, 18 साल का। लेकिन फिर उस टाइम पर लोग वहाँ पर, क्योंकि 18 साल का मैच्योर नहीं है, तो फिर उसको क्या करेंगे, वहाँ पर पेरेंट्स की एडवाइस लेंगे, ठीक है। तो पर्सन एज 18 ईयर्स ऑफ एज इसेंशियली रिक्वायर द कंसेंट या फिर कॉन्स्टेंट बोल दो कुछ भी, ऑफ देयर पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस, या फिर कोई लीगल गार्जियन हो जो जानकार हो, उनसे इसकी सलाह या एडवाइस ली जाएगी कि हाँ आप बॉडी डोनेट कर सकते हो। ये 18 साल वाली बात भी लिखनी है, मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट पॉइंट किए हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही टॉप मोस्ट। अब इस पे 2-4 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया पर 10 लाख, मतलब बहुत छोटा सा है, मतलब कि 10 लाख में कितने जने भारत में बॉडी डोनेट करते हैं, अंगदान करते हैं, तो मात्र 0.8। 10 लाख पर 0.8, ऐसा मान लो कि 10 लाख पर एक बंदा ही पूरा नहीं है। 10 लाख पर एक बंदा ही पूरा नहीं, एक बंदा कब होता जब इधर 1 होता। जबकि मैंने नोट लिखा है इन डेवलप्ड कंट्री में 10 से 30 जने हर 10 लाख पर अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, मतलब अंगदान करते हैं। इसलिए हमें डोनेट करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ रूढ़िवादी परंपराएं हैं कुछ, उन परंपराओं की वजह से हम बॉडी डोनेट नहीं कर पाते। ये नोट भी लिख दिया मैंने, विकसित देशों में 10 से 30 जने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट शुड बी द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ एन एंटीजन, ये कुछ 2 क्वेश्चन एंटीजन के रह गए थे। इनके अलावा एंटीजन, एंटीबॉडी और ये ऑर्गन डोनेशन से क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए, मैं यही बताऊँ, कुछ भी नहीं जाएगा। एक सिंगल कहीं से कुछ मत पढ़ना, इतना ही पढ़ना है। सुपर 30 है, सुपर 30 क्वेश्चन पढ़ने हैं। नेक्स्ट बचेगा सिर्फ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, बस उसमें जितने बनेंगे वो बना देंगे, बस कंप्लीट है। राइट, हाँ, वेट कितना होगा? 6000 डाल्टन या इससे ज़्यादा, बस 6000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा वेट होता है प्रतिजन के आणविक भार का, बस सीधा याद कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। राइट द नेम ऑफ 2 पर्सन हु हैव रिसेंटली डोनेट देयर बॉडी, अभी प्रेजेंट में हमारे हाल ही में 2 देहदान करने वाले भारत के व्यक्तियों का नाम लिखना है। तो एक तो साध्वी रितांबर है, साध्वी रितांबर, और क्रिकेट गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने भी बॉडी डोनेट कर दी है, क्योंकि जब भी उनके मतलब डेथ होगी तो उनकी बॉडी ले ली जाएगी, और साध्वी रितांबर भी दोनों ने, ठीक है। ये सिंपल है, और भी कोई आपको नाम है अपने हिसाब से लिख सकते हो, वैसे प्रेजेंट के मुझे याद थे तो 2 लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एंटीबॉडी फाउंड ऑन द सरफेस ऑन द मास्ट सेल, यानी कि मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी, तो वो है IgE, मास्ट कोशिका पर ये पाई जाती है। इस तरीके से सुपर 30 टोटल 30 क्वेश्चन आपको आज पढ़ना है, साथ के साथ लर्न करना है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी, ठीक है। साथ के साथ लर्न करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। ओके।